पश्चिम बंगाल में बड़ा ट्रेन हादसा, कंचनजंगा एक्सप्रेस की मालगाड़ी से टक्कर, युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है, जबकि 20 से 25 लोग घायल हुए हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मालगाड़ी ने एक्सप्रेस ट्रेन को पीछे से टक्कर मारी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रेन की बोगियों के परखच्चे उड़े, 2 बोगियां डीरेल हुई। हादसे में यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। रेलवे ट्रैक पर यात्री उतरे, स्थानीय लोगों ने भी राहत बचाव कार्य में मदद की। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हादसे की जानकारी दी और एक्स पर लिखा, एनएफआर जोन में दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हुई, बचाव अभियान चल रहा है। रेलवे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ निकट समन्वय में काम कर रहे हैं। मौके पर पहुंचे आला अधिकारी, सीएम ममता ने दुख जताया है, घायलों के उचित इलाज के निर्देश दिए हैं। हादसे के बाद पूर्वी रेलवे द्वारा कंट्रोल डेस्क स्थापित किया गया, जहां से हादसे की जानकारी ली जा सकती है। सभी रेलवे अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया। मौके पर रवाना हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव दार्जिलिंग के लिए रवाना हुए। हादसे वाली जगह कुछ ही घंटे में पहुंचेंगे रेल मंत्री। मणिपुर हिंसा पर आज अमित शाह करेंगे हाई लेवल मीटिंग। शाम 4 बजे गृह मंत्रालय में होगी बड़ी बैठक। पिछले कई महीनों से हिंसा की आग में जल रहा मणिपुर। अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। सुरक्षा पर समीक्षा की जाएगी। कल अमित शाह ने मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया से भी मुलाकात की थी। मणिपुर हिंसा में केंद्र सरकार के रुख पर विपक्ष के साथ साथ मोहन भागवत भी सवाल उठा चुके हैं। कहा था, मणिपुर में शांति जरूरी है। पानी को लेकर आप सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। पानी की किल्लत को लेकर बीजेपी का मटका फोड़ प्रदर्शन। बीजेपी ने कहा, दिल्ली सरकार की नीयत ठीक नहीं, प्यासा मरना दिल्ली वालों की नियति बन गई है। कहते हैं नियत हो तो नियति भी बदलती है। बहुत विनम्रता से कहूंगी कि केजरीवाल सरकार की नियत ही नहीं है काम करने के लिए, इसलिए दिल्ली की नियति बन गई। पर पथराव किया। बीजेपी ने कल 14 जगहों पर आपके खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी नेताओं ने हाथों में पानी के खाली मग लेकर सड़कों पर प्रदर्शन किया। रमेश विधुड़ी ने आप पर हमला करते हुए कहा, 10 साल पहले दिल्ली के अंदर 950 एमजीडी पानी का प्रोडक्शन होता था, आज उतना भी नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी। इंडिया गठबंधन ने उम्मीदवार उतारने के संकेत दिए। सूत्रों के मुताबिक रणनीतियों को लेकर विपक्ष की बैठकों का दौर जारी है। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर संसद सत्र को लेकर हुई बड़ी बैठक। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक में जेपी नड्डा, अश्विनी वैष्णव, किरेन रिजिजू, ललन सिंह, चिराग पासवान मौजूद रहे। संजय राउत ने कहा, लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए अगर चंद्रबाबू नायडू उम्मीदवार खड़ा करते हैं तो उनका स्वागत है। हमारा इंडिया गठबंधन उनका समर्थन करेगा। राउत का दावा, चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी से लोकसभा अध्यक्ष का पद मांगा है। लोकसभा अध्यक्ष की लड़ाई बेहद ही महत्वपूर्ण है। एनडीए सरकार स्थिर नहीं है और कुछ भी हो सकता है। स्पीकर को लेकर जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान। कहा, स्पीकर पद पर बीजेपी का पहला हक है और यह सदन का सबसे मर्यादित पद होता है जिस पर सत्तारूढ़ पार्टी का पहला हक है। केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल की एक टीम कोलकाता पहुंची। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में बीजेपी की टीम ने माहेश्वरी भवन में हिंसा से प्रभावित कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। बीजेपी के 4 सांसदों की एक विशेष टीम जब माहेश्वरी भवन पहुंची तो वहां संदिग्ध वस्तु मिलने से हड़कंप मच गया। मौके पर बम निरोधक दस्ता भी पहुंचा। रविशंकर प्रसाद, विप्लव देव समेत 4 सांसद बंगाल हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात के बाद जेपी नड्डा को रिपोर्ट सौंपेंगे। बंगाल में हुई हिंसा में कई बीजेपी कार्यकर्ता घायल हुए हैं। कोलकाता पहुंचे रविशंकर प्रसाद ने कहा, देश भर में चुनाव हुए लेकिन हिंसा केवल पश्चिम बंगाल में हुई। अगर ममता जी लोकतंत्र में विश्वास करती हैं तो उन्हें इसका जवाब देना चाहिए।
समाज में क्या हो रहा है कि लोग मतदान के बाद अपने घर नहीं जा सकते। एक हमारा कार्यकर्ता, उसके भाई का मर्डर हुआ। तीसरी बार पीएम बनने के बाद वाराणसी जाएंगे पीएम मोदी। 18 जून को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे और यहां किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। 18 जून की शाम को पीएम मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचेंगे। पूजा अर्चना के बाद गंगा आरती में शामिल होंगे। 30,000 महिला कृषि सखियों को सर्टिफिकेट देंगे। पीएम के वाराणसी दौरे को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। सीएम योगी वाराणसी में तैयारियों का जायजा लेंगे। वाराणसी के अगले दिन 19 जून को पीएम बिहार के राजगीर जाएंगे। पीएम मोदी नालंदा विश्वविद्यालय में कार्यक्रम में शामिल होंगे। झारखंड में किसानों के 2 लाख रुपए तक के लोन माफ करने की तैयारी। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने किया बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने एक सभा में कहा कि उनकी गठबंधन सरकार किसानों के 2 लाख रुपए तक के कृषि ऋण माफ और फ्री बिजली कोटा को बढ़ाकर 200 यूनिट करेगी। सीएम चंपाई ने बैंकों से प्रस्ताव पेश करने के लिए कहा। एक कार्यक्रम में चंपाई सोरेन ने कहा, हमने पहले भी किसानों का 40,000 रुपए का कर्ज माफ किया है और इसे बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने की योजना बना रहे हैं। इसी तरह 125 यूनिट मुफ्त बिजली के मौजूदा आधार को बढ़ाकर 200 यूनिट किया जाएगा। नीट एग्जाम को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री का यू टर्न। एनटीए में बड़े सुधार की जरूरत बताई। मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में गड़बड़ी की बात भी कबूली। कहा, गुनहगारों पर होगी कड़ी कार्रवाई। केंद्रीय मंत्री ने छात्रों को आश्वस्त किया कि सरकार इस समस्या का समाधान छात्रों की इच्छा के मुताबिक करेगी। प्रधान ने साफ किया कि सरकार ने नीट एग्जाम पर उठे सवालों को गंभीरता से लिया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री पर हमला बोला। पहले कहा कि नीट एग्जाम में गड़बड़ी नहीं हुई, तो फिर अब क्यों कह रहे हैं कि एनटीए में बहुत सुधार की गुंजाइश है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। एक्स के मालिक और एक अमेरिकी अखबार के बयान को किया रीपोस्ट। मस्क ने ईवीएम को बताया था ब्लैक बॉक्स। राहुल ने कहा, ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल लोकतंत्र को दिखावा बनाता है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। कहा, अगर ईवीएम गलत है तो कांग्रेस नेता अपने दोनों जीती सीटों से इस्तीफा दे दें। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी ईवीएम के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग दोहराई। कहा, ईवीएम में हेराफेरी की आशंका से कई देशों में इस्तेमाल बंद हुआ। अखिलेश ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग दोहराई। शिवसेना उद्धव गुट ने मुंबई उत्तर पश्चिम सीट के नतीजों में हेरफेर का आरोप लगाया। कहा, शिंदे गुट के उम्मीदवार के एक रिश्तेदार ने अपने फोन से ईवीएम कनेक्ट किया था। ओटीपी के जरिए ईवीएम को अनलॉक करने का दावा। उद्धव गुट के दावों को चुनाव आयोग ने खारिज किया है। कहा, ईवीएम ना तो ओटीपी से अनलॉक हो सकता है, ना ही इंटरनेट से ये सीधा जुड़ा होता है। यूबीटी ईवीएम मामले में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। चुनाव आयोग ने ईवीएम के फोन से कनेक्शन होने संबंधी रिपोर्ट को लेकर संबंधित अखबार को नोटिस भेजा है। आईपीसी की धारा 499 के तहत दर्ज कराया मानहानि का मुकदमा। लोकसभा चुनाव के 4 जून को आए परिणाम के बाद पीएम मोदी ने ईवीएम पर उठ रहे सवालों के खत्म होने की बात कही थी। विपक्ष पर चुटकी लेते हुए कहा कि पीएम ने ईवीएम जिंदा है या मर गया। संसद परिसर में रविवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नवनिर्मित प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। संसद परिसर में इधर उधर लगी महान हस्तियों की प्रतिमाएं अब एक जगह प्रेरणा स्थल पर नजर आएंगी। संसद परिसर में प्रतिमाओं की शिफ्टिंग पर विपक्ष ने उठाए सवाल। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और जयराम रमेश ने सरकार के फैसले को बताया मनमाना। संसद परिसर के प्रेरणा स्थल पर महात्मा गांधी, बाबा साहेब अम्बेडकर, लाला लाजपत राय, बिरसा मुंडा, महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज सहित 50 महान विभूतियों की प्रतिमाएं शिफ्ट की गई हैं। यूपी में सुबह सपा अध्यक्ष ओपी राजभर के बयान ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बयान दिया। कहा, 3 साल में हम अपनी ताकत इतनी कर लेंगे कि बीजेपी से 25 से 30 सीटें मांग सकें। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का भोपाल पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। पार्टी ऑफिस पर महिलाओं ने शिवराज के सम्मान में गाना गाकर उनका अभिनंदन किया। केरल कांग्रेस ने पोप फ्रांसिस और पीएम मोदी की मुलाकात पर तंज कसा। दोनों की मुलाकात पर तंज कसते हुए कांग्रेस ने शेयर की फोटो। लिखा, आखिरकार पोप को भगवान से मिलने का मौका मिल ही गया।
कांग्रेस के कमेंट पर बीजेपी ने जताई आपत्ति, लगाई फटकार। बीजेपी आईटी सेल ने कहा, हिंदुओं का मजाक उड़ाने और उनकी आस्था का उपहास उड़ाने पर उतर आई है कांग्रेस। कांग्रेस पर भारी पड़ा मजाक, तंज को लेकर पोप से मांगी माफी। पोस्ट कर लिखा, कांग्रेस की परंपरा किसी भी धर्म, जाति या फिर पुजारी का मजाक उड़ाना कभी नहीं रहा। तीसरी बार बागडोर संभालने के बाद पीएम मोदी G7 समिट में हिस्सा लेने पहुंचे इटली, जहां उन्होंने दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की। उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा में घिरे गए आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी है। आराकाम इलाके में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। दोनों तरफ से हुई गोलाबारी के बाद 2 आतंकी जंगल की ओर छिप गए। कुछ घंटे चले सर्च ऑपरेशन के बाद एक आतंकी के मारे जाने की खबर। दूसरे आतंकी की तलाश के लिए अभी भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा। ड्रोन के जरिए इलाके में संदिग्ध शव मिला है। शव के साथ M4 राइफल भी देखी गई। जम्मू में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान श्रीनगर पहुंचे। जम्मू संभाग में आतंकी एक के बाद एक 4 हमलों होने के बाद CDS जनरल अनिल चौहान आज जम्मू में सुरक्षा स्थिति का जायजा लेंगे। जनरल चौहान नगरोटा में व्हाइट नाइट कॉर्प्स के साथ महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इससे पहले श्रीनगर में CDS ने चिनार कोर का दौरा, सशस्त्र बलों के अधिकारियों के साथ बैठक भी की। भीषण गर्मी के बीच यूपी में बाढ़ से निपटने की तैयारी शुरू। बाढ़ से निपटने की तैयारियों के मद्देनजर प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया। सूबे में 20 से 25 जून के बीच मानसून आने की संभावना है। बाढ़ से निपटने को लेकर योगी सरकार ने अफसरों संग बैठक की। अधिकारियों को खाका तैयार करने के लिए आदेश दिए गए ताकि समय रहते आने वाली बाढ़ की समस्या से निपटा जा सके। यूपी में बाढ़ को लेकर अति संवेदनशील श्रेणी में 29, संवेदनशील श्रेणी में 11 और सामान्य श्रेणी में 35 जिले शामिल हैं। गुजरात के सौराष्ट्र में मानसून की धमाकेदार एंट्री। देवभूमि द्वारका की खंभालिया तहसील में झमाझम बारिश से नदी नालों में उफान भर आया। मौसम विभाग की माने तो गुजरात के बाद अब MP में मानसून दस्तक देगा। MP के 32 जिलों में प्री मानसून की बारिश शुरू हुई, पर करीब 7 जिलों में भयंकर लू चल रही। यूपी दिल्ली में लोगों को अभी भी मानसून का इंतजार। दिल्ली में भीषण गर्मी का कहर जारी है। हर दिन पारा 45 डिग्री के पार जा रहा है। इस बीच भयंकर लू का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने गर्मी और लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक दिल्ली NCR में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी होगी। दिल्ली के अलावा यूपी, राजस्थान, पंजाब में भी लू की चेतावनी जारी की गई है। यूपी में कल कानपुर सबसे गर्म रहा। कानपुर का पारा 47 डिग्री को पार कर गया। मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने पर बोले, आज देश भर में बकरीद की धूम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने दी ईद की मुबारकबाद। जामा मस्जिद समेत देश भर के तमाम मस्जिदों में अदा की गई ईद की नमाज। त्योहार को लेकर दिल्ली समेत यूपी के कई शहरों में अलर्ट। नोएडा में बकरीद को लेकर कल से 19 जून तक धारा 144 लागू। बकरीद पर ना हो कोई अनहोनी, सोशल मीडिया पर रखी जा रही कड़ी नजर। अफवाह फैलाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ रविवार को अचानक ऋषिकेश एम्स पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी ने अस्पताल के वृद्धावस्था वार्ड में भर्ती अपनी मां से मिलकर उनका हालचाल जाना। जम्मू कश्मीर के चिनाब पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर रविवार को ट्रायल रन हुआ। इस बात की जानकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर पोस्ट कर दी। यूपी के वाराणसी में गंगा दशहरा के मौके पर जबरदस्त उत्साह दिखा। दशाश्वमेध घाट पर 11 पुजारी, 22 देवी कन्याओं ने विशेष आरती की। रामनगरी अयोध्या में भी गंगा दशहरे के मौके पर आस्था का सैलाब उमड़ा। गंगा दशहरा के अवसर पर सरयू घाट पर विशेष गंगा आरती की गई। बिहार की राजधानी पटना में राजभवन में 2 दिवसीय आम महोत्सव आयोजन। 2 दिनों तक चले इस महोत्सव में आम की 350 से ज्यादा वैरायटीज मुहैया कराई गई। यूपी के सिकंदराबाद इलाके में एक दवा फैक्ट्री में लगी भीषण आग। मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं और आग बुझाने का काम चल रहा है।
महाराष्ट्र के नागपुर में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार निजी बस ऑटो रिक्शा की टक्कर, हादसे में भारतीय सेना के 2 जवानों की मौत। रविवार को भोपाल के मानसरोवर कॉम्प्लेक्स में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग एक चाय की दुकान में लगी थी। यूपी में जालौन के एक सोलर प्लांट में लगी आग पास के जंगलों को भी अपनी चपेट में ले लिया। लखनऊ में बाजार खाला में एवरेडी खटिया गोदाम के पास भवानी लोहा कारखाने में आग लगी। घटना के बाद आग पर काबू पाया गया। योगा दिवस की तैयारियां तेज हो गई है। दमन एंड दीव में भारतीय तटरक्षक हवाई अड्डे के रनवे पर योगा सत्र का आयोजन किया जाएगा। कोस्ट गार्ड के जवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रनवे पर योगा का एक अनोखा प्रोग्राम किया गया। वीडियो में सारे जवान एक साथ अंतर्राष्ट्रीय मेगा दिवस की प्रैक्टिस करते नजर आए। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की पहली बरसी को लेकर सतर्क। निज्जर की 18 जून 2023 को गुरुद्वारे से निकलते वक्त हत्या कर दी गई थी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के साथ युद्ध विराम के लिए शर्त रखी। यूक्रेन दोनेत्स्क, लुहांस्क, खेरसों और जापोरिजिया ने हटाए सैनिक। स्विट्जरलैंड में हुए स्विस सम्मेलन में 80 देशों ने यूक्रेन की अखंडता को बताया शक्ति समझौते का आधार। इन देशों ने कहा शांति की पहली शर्त यूक्रेन की अखंडता है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने आयरलैंड को 3 विकेट से हराया। जीत के लिए 107 रनों के लक्ष्य को हासिल करने में पाकिस्तान के छूटे पसीने। बिहार ने साउथ अफ्रीका को पहले वनडे में 143 रनों से रौंदा। भारतीय महिला टीम की उप कप्तान स्मृति मंधावा ने बनाए हैं शानदार 117 रन।